غلام अब्बास का अफसाना कतबा। शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर और फिजा बागों और फुलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वजह की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोबेश 4,000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी अमूमन कमरों की चार दीवारियों ही में महदूद रहती है, मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चिकनी सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है, एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत सा खसो खशाक बहा लाया हो। गर्मी का जमाना, दोपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे, मगर अभी तक जमीन की तपिश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे। अभी अभी एक छिड़काऊ गाड़ी गुजरी थी, सड़क पर जगह जगह पानी पड़ा था, बुखारात उठ रहे थे। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा दोम मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला और इस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया जहां से तांगे वाले शहर की सवारियां ले जाया करते थे। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाना एक ऐसा लुत्फ था जो उसे महीने के शुरू के सिर्फ 4-5 रोज ही मिला करता था, और आज का दिन भी उन्हीं मुबारक दिनों में से एक था। आज खिलाफे मामूल तनख्वाह के 8 रोज बाद उसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ आने पैसे पड़े थे। वजह यह थी कि उसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मैके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पूड़ियां लेकर खा ली थी और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया था। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी। बस बेफिक्री ही बेफिक्री थी। घर में कुछ ऐसा असासा था नहीं जिसकी रखवाली करनी पड़ती, इसलिए वो आजाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलनी शुरू हुई और उनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, गर्स अदनाओ आला हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे, और उसी लिहाज से उनकी वज़ाकता भी एक दूसरे से जुदा थी, मगर बाज टाइप खास तौर पर नुमाया थे। साइकिल सवार आधी आस्तीनों की कमीज, खाकी जीन के निकर और चप्पल पहने, सर पर 16 हेड रखे, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा लगाए, बड़ी बड़ी तोंदों वाले, बाबू छाता खोले, मुंह में बीड़ी, बगलों में फाइलों के गट्ठे दबाए। इन फाइलों को वो करीब करीब हर रोज इस उम्मीद में साथ ले जाते कि जो गुत्थियां वो दफ्तर के गुलगपाड़े में नहीं सुलझा सके, मुमकिन है घर की एक सुई में उनका कोई हल सूझ जाए। मगर घर पहुंचते ही वो गृहस्थी कामों में ऐसे उलझ जाते कि उन्हें देखने तक का मौका ना मिलता, और अगले रोज उन्हें ये मुफ्त का बोझ यूं का तू वापस ले आना पड़ता। बास मंचले तांगे, साइकिल और छाते से बेनियाज, टोपी हाथ में, कोट कांधे पर, गिरेबान खुला हुआ जिसे बटन टूट जाने पर उन्होंने सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी, और जिसके नीचे से छाती के घने बाल पसीने में तरबतर नजर आते थे। नए रंग रूट, सस्ते सिले सिलाए ढीले ढाले बदकता सूट पहने, इस गर्मी के आलम में वास्कट और नेकटाई कॉलर तक से लेस, कोट की बालाई जेब में 2-2, 3-3 फाउंटेन पेन और पेंसिलें लगाए खरामा खरामा चले आ रहे। गो उनमें से ज्यादातर क्लर्कों की मादरी जुबान एक ही थी, मगर वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर जुबान में बातें करने पर तुले हुए थे। इसकी वजह वो तमानियत ना थी जो किसी गैर जुबान में कुदरत हासिल होने पर उसमें बातें करने पर उकसाती है, बल्कि ये कि उन्हें दफ्तर में दिन भर अपने अफसरों से इसी गैर जुबान में बोलना पड़ता था, और इस वक्त वो बाहम बातचीत करके उसकी मश्क बाहम पहुंचा रहे थे। इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे, ऐसे कम उम्र भोले भाले नातजर्बाकार भी जिनकी अभी मसें भी अभी पूरी नहीं भीगी थी और जिन्हें अभी स्कूल से निकले 3 महीने भी नहीं हुए थे, और ऐसे उम्र सीधा जहां दीदा घाघ भी जिनकी नाक पर साला साल ऐनक के इस्तेमाल के बायस गहरा निशान पड़ गया था, और जिन्हें इस सड़क के उतार चढ़ाव देखते देखते 25-25, 30-30 वर्ष हो चुके थे। बेशतर कारकुनों की पीठ में गद्दी में जरा नीचे खमसा आ गया था।
और कुंद अस्त्रों से मुतवातर दाढ़ी मूंदते रहने के बायस उनके गालों और ठोड़ी पर बालों में जड़ें फूट निकली थीं, जिन्होंने बेशुमार नन्ही जिंसियों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पैदल चलने वालों में बथेरे लोग बखूबी जानते थे कि दफ्तर से उनके घर को जितने रास्ते जाते हैं, उनका फासला कितने हजार कदम है। हर शख्स अफसरों के चिड़चिड़ेपन या मतहतों की नालायकी पर नाला नजर आता था। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर उसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन ने अकन्नी निकालकर कोचवान को दी और घर के बजाय शहर की जामे मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जिसकी सीढ़ियों के गिरदा गिर्द हर रोज शाम को कोना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थी और मेला सा लगा करता था। दुनिया भर की चीजें और हर वजह और हर कमाश के लोग यहाँ मिलते थे। अगर मकसद खरीद फरोख्त ना हो तो भी यहाँ और लोगों को चीजें खरीदते मोल तोल करते देखना बजाय खुद एक पुरलुत्फ तमाशा था। शरीफ हुसैन लेक्चरबाज हकीमों, सन्यासियों, तावीज गंडे बेचने वाले सियानों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के जुमघटों के पास एक एक दो दो मिनट रुकता, सैर देखता, उस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी, जहाँ उसे मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार चीजें नजर आईं। उनमें से बाज ऐसी थी जो अपनी असल हालत में बिलाशुबा सनत का आला नमूना होंगी, मगर इन कबाड़ियों के हाथ पढ़ते पढ़ते या तो उनकी सूरत इस कदर मसख हो गई थी कि पहचानी ही ना जाती थी, या उनका कोई हिस्सा टूट फूट गया होता जिससे वो बेकार हो गई थी। चीनी के ज़रूफ और गुलदान, टेबल लैंप, घड़ियां, जली हुई बैटरियां, चौखटे, ग्रामोफोन के कुलपुर्से, जराही के आलात, सितार, भूसभरा हिरन, पीतल के लमढींग, बुद्ध का नीम का मुजस्मा। एक दुकान पर उसकी नजर संगमरमर के एक टुकड़े पर पड़ी जो मालूम होता था कि मुगल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। उसका तूल कोई 1.25 फीट था और अर्ज 1 फीट है। शरीफ हुसैन ने इस टुकड़े को उठाकर देखा। ये टुकड़ा ऐसी नफासत से तराशा गया था कि उसने महज ये देखने के लिए भला कबाड़ी इसके क्या दाम बताएगा कीमत दरियाफ्त की। 3 रुपए। कबाड़ी ने उसके दाम कुछ ज्यादा नहीं बताए थे, मगर आखिर उसे उसकी जरूरत ही क्या थी। उसने टुकड़ा रख दिया और चलने लगा। क्यों हजरत, चल दिए, आप बताइए क्या दीजिएगा। वो रुक गया। उसे ये जाहिर करते हुए शर्म सी आई कि उसे इस चीज की जरूरत ना थी और उसने महज अपने शौके तहकीक को पूरा करने के लिए कीमत पूछी थी। उसने सोचा, दाम इस कदर कम बताओ कि जो कबाड़ी को मंजूर ना हो। कम अज कम वो अपने दिल में ये तो ना कहे कि ये कोई कंगला है जो दुकानदारों का वक्त जाया और अपनी हिर्स पूरी करने आया है। हम तो 1 रुपया देंगे। ये कहकर शरीफ हुसैन ने चाहा कि जल्द जल्द कदम उठाता हुआ कबाड़ी की नजरों से ओझल हो जाए, मगर उसने इसकी मोहलत ही ना दी। जी सुनिए, तो कुछ ज्यादा नहीं देंगे, 1.25 रुपया भी नहीं। अच्छा ले जाइए। शरीफ हुसैन को अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने 12 आने क्यों ना कहे। अब लौटने के सिवा कोई चारा ही क्या था। कीमत अदा करने से पहले उसने इस मरमरी टुकड़े को उठाकर दोबारा देखा भाला कि अगर जरा सा भी नुक्स नजर आए तो इस सौदे को मंसूख कर दे। मगर वो टुकड़ा बेऐब था। न जाने कबाड़ी ने इसे इस कदर सस्ता क्यों बेचना कबूल किया था। ना तो जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था तो इस संगे मरमर के टुकड़े का एक मसरफ उसके जहन में आया। खुदा के कारखाने अजीब हैं, वो बड़ा गफूर रहीम है। क्या अजब उसके दिन फिर जाएं, वो क्लर्क दर्जा दोम से तरक्की करके सुपरिटेंडेंट बन जाए और उसकी तनख्वाह 40 से बढ़कर 400 हो जाए। ये नहीं तो कम से कम हेड क्लर्क ही सही, फिर उसे साजे के मकान में रहने की जरूरत ना रहे, बल्कि वो कोई छोटा सा मकान ले ले और इस मरमरी टुकड़े पर अपना नाम कंधा करा के दरवाजे के पास बाहर नस्ब कर दे। मुस्तकबिल की ये ख्याली तस्वीर उसके जहन पर कुछ इस तरह छा गई कि या तो वो इस मरमरी टुकड़े को बिल्कुल बेमसरफ समझता था, या अब इसे ऐसा महसूस होने लगा गोया वो एक अरसे से इस किस्म के टुकड़े की तलाश में था और अगर उसे ना खरीदा तो बड़ी भूल हो जाती। शुरू शुरू में जब वो मुलाजिम हुआ था तो उसका काम करने का जोश और तरक्की का वलवला इंतहा को पहुंचा हुआ था, मगर 2 साल की सही ला हासिल के बाद रफ्ता रफ्ता उसका ये जोश ठंडा पड़ गया और मिजाज में सुकून आ चला था। मगर संगे मरमर के टुकड़े ने फिर उसके ख्यालों में हलचल मचा दी। मुस्तकबिल के मुतालिक तरह तरह के खुश आइंद ख्यालात हर रोज उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। उठते बैठते, सोते जागते, दफ्तर जाते, दफ्तर से आते,
कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यहाँ तक कि जब महीना खत्म हुआ और उसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि संगमरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संतराश के पास ले गया, जिसने बहुत चाबकदस्ती से उस पर उसका नाम कंधा करके कोनों में छोटी 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 खुशनुमा बेलें बना दी। इस संगमरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई। जिंदगी में शायद ये पहला मौका था कि उसने अपना नाम इस कदर जली हरूफ में लिखा हुआ देखा हो। संतराश की दुकान से रवाना हुआ तो बाजार में कई मरतबा उसका जी चाहा कि कतबा पर से इस अखबार को उतार डाले जिसमें संतराश ने उसे लपेट दिया था और उस पर एक नजर और डाल ले, मगर हर बार एक नामालूम हिजाब जैसे उसके हाथ पकड़ लेता। शायद वो राह चलतों की निगाहों से डरता कि कहीं वो इस कतबा को देखकर उसके उन ख्यालात को ना भांप जाएं जो पिछले कई दिनों से दिमाग पर मुसल्लत थे। घर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसने अखबार उतार फेंका और नजरें कतबा की दिलकश तहरीर पर गाड़े धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। बालाई मंजिल में अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर जेब से चाबी निकाली, कुफल खोलने लगा। पिछले 2 वर्ष में आज पहली मर्तबा उस पर यह इंकशाफ हुआ कि उसके मकान के बाहर ऐसी कोई जगह ही नहीं कि उस पर कोई बोर्ड लगाया जा सके। अगर जगह होती भी तो इस किस्म के कतबे वहां थोड़ा ही लगाए जाते हैं। उनके लिए तो बड़ा सा मकान चाहिए जिसके फाटक के बाहर लगाया जाए तो आते जाते की नजर भी पड़े। कुफल खोलकर मकान के अंदर पहुंचा और सोचने लगा कि फिलहाल इस कतबा को कहाँ रखूं। उसके एक हिस्सा मकान में 2 कोठरियां, एक गुसल खाना और एक बावर्ची खाना था। अलमारी सिर्फ एक ही कोठरी में थी मगर उसके कवाड़ नहीं थे। मिलाकर उसने कतबा को उसमें कवाड़ की अलमारी में रख दिया। हर रोज शाम को जब वो दफ्तर से थका हारा वापस आता तो सबसे पहले उसकी नजर इस कतबा ही पर पड़ती। उम्मीदें उससे सब्ज बाग दिखाती और दफ्तर की मशक्कत की थकान किसी कदर कम हो जाती। दफ्तर में जब कभी उसका कोई साथी किसी मामले में उसकी रहनुमाई का जोया होता तो अपनी बर्तरी के एहसास से उसकी आंखें चमक उठती। जब कभी किसी साथी की तरक्की की खबर सुनता, आरजुएं उसके सीने में हैजान बर्पा कर देती। अफसर की एक एक निगाह लुत्फ करम का नशा उसे 8 दिन रहता। जब तक उसकी बीवी बच्चे नहीं आए वो अपने ख्यालों में ही मगन रहा। न दोस्तों से मिलता, न खेल तमाशों में हिस्सा लेता। रात को जल्द ही होटल से खाना खाकर घर आ जाता और सोने से पहले घंटों अजीब अजीब ख्याली दुनियाओं में रहता। मगर उनके आने की देर थी कि ना तो वो फरागत ही रही और ना वो सुकून ही मिला। एक बार फिर गृहस्थी के फिक्रों ने उसे ऐसा घेर लिया कि मुस्तकबिल की ये सुहानी तस्वीरें रफ्ता रफ्ता धुंधली पड़ गई। तत्वा साल भर तक इसी बेकवाड़ की अलमारी में पड़ा रहा। इस अरसे में उसने निहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर उसकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई। अब उसके बेटे की उम्र 4 वर्ष की हो गई थी और उसका हाथ इस बेकवाड़ की अलमारी तक बखूबी पहुंच जाता था। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं उसका बेटा कतबा को गिरा न दे, उसे वहां से उठा लिया और अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। सारी सर्दियां ये कतबा इस संदूक ही में पड़ा रहा। जब गर्मी का मौसम आया तो उसकी बीवी को उसके संदूक से फालतू चीजों को निकालना पड़ा। चुनाचे दूसरी चीजों के साथ बीवी ने कतबा भी निकाल कर काट के उस पुराने बक्स में डाल दिया जिसमें टूटे हुए चौखटे, बेबाल के ब्रश, बेकार साबुनदानियां, टूटे हुए खिलौने और ऐसी ही और दूसरी चीजें पड़ी रहती थी। शरीफ हुसैन ने अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज्यादा सोचना शुरू कर दिया था। दफ्तरों के रंग ढंग देखकर वो इस नतीजा पर पहुंच गया कि तरक्की लतीफा गैबी से ही नसीब होती है। कड़ी मेहनत झेलने और जान खपाने से कुछ हासिल ना होगा। उसकी तनख्वाह में हर दूसरे वर्ष 3 रुपए का इजाफा हो जाता जिससे बच्चों की तालीम वगैरह का खर्च निकल आता और उसे ज्यादा तंगी ना उठानी पड़ती। पै दर पे मायूसियों के बाद जब उसको मुलाजमत करते 12 वर्ष हो चुके थे और उसके दिल से रफ्ता रफ्ता तरक्की के तमाम वलवले निकल चुके थे और कतबा की याद तक जहन से महव हो चुकी थी तो उसके अफसरों ने उसकी दयानतदारी और पुरानी कारगुजारी का ख्याल करके उसे 3 महीने के लिए आर्जी तौर पर दर्जे अव्वल के एक क्लर्क की जगह दे दी जो छुट्टी पर जाना चाहता था। जिस रोज उसे ये हुदा मिला उसकी खुशी की इंतहा ना रही। उसने टांगे का भी इंतजार ना किया बल्कि तेज तेज कदम उठाता हुआ पैदल ही बीवी को ये मसला सुनाने चल पड़ा। शायद तांगा उसे कुछ ज्यादा जल्दी घर ना पहुंचा सकता। अगले महीने उसने नीलामगर से एक सस्ती सी लिखने की मेज और एक घूमने वाली कुर्सी खरीदी। मेज के आते ही उसे फिर कतबा की याद आई और उसके साथ ही उसकी सोई हुई उमंगें जाग उठी। उसने ढूंढ ढांड के काठ की पेटी में से कतबा निकाला, साबुन से धोया पूंजा और दीवार के सहारे मेज पर टिका दिया। ये जमाना उसके लिए बहुत कठिन था क्योंकि
وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد ہی بڑھوائی اور نہ بیمار ہی پڑا۔ البتہ شریف حسین کو اپنی جگہ پر آ جانا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مزاج میں آلس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی، ہر وقت بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی، افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منچلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بیکواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصہ میں کتبہ نے کئی جگہیں بدلی، کبھی بیکواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے باکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بیکواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھڑی دہک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو تصورات کو اڑا لے جاتی۔ اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعار بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کرتی تھی۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی خوب رونق بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اس سے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بتھیرے علاج معالجے کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی، مگر فاقہ نہ ہوا اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبہ پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوچی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنتراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت پر تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔